गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। इससे पहले अपन ने बॉटनी की एक यूनिट रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म पढ़ा था। आज अपन जूलॉजी और बॉटनी जो आपका जूनियर से रिलेटेड पार्ट है, जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों में चलता है, यूनिट का नाम है जेनेटिक्स या हिंदी में अर्थवता आनुवंशिक। अब जेनेटिक्स क्या है? तो सबसे पहले आपके पास एक शब्द आता है जेनेटिक कैरेक्टर, आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण क्या है? तब अपन ने कहा कि वे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ऐसे कैरेक्टर को अपन क्या कहते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर। अब जेनेटिक कैरेक्टर कौन से होते हैं? तो वे कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। इन जेनेटिक कैरेक्टर को अपन ने कहा कि नियंत्रण करता है कौन? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य गुणसूत्र और कंट्रोल करने का कार्य गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जीन। अब जेनेटिक कैरेक्टर कौन से हो गए? तो वे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ऐसे कैरेक्टर को अपन कहते हैं जेनेटिक कैरेक्टर। और जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो जीन है वो पाया जाता कहां? गुणसूत्र पर। कौन से गुणसूत्र पर? तब आपको याद रखना बेटा, जन्म कोशिकाओं के गुणसूत्र। तो वे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ऐसे कैरेक्टर को अपन कहते हैं जेनेटिक कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर का कंट्रोल करने वाले जो जीन है वो पाए जाते हैं जन्म कोशिकाओं के गुणसूत्र। क्योंकि कोशिकाएं अपने शरीर में कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है, कायिक कोशिकाएं और दूसरी जन्म कोशिकाएं। कायिक कोशिकाएं और दूसरी जन्म कोशिकाएं। अब कायिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन के द्वारा जो कैरेक्टर उत्पन्न होते हैं, वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं, जबकि जन्म कोशिकाओं के जीन द्वारा नियंत्रित कैरेक्टर ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। अब अपन ने कहा कि वे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ऐसे कैरेक्टर को अपन कहते हैं जेनेटिक कैरेक्टर। और जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का कार्य करता है किसके द्वारा? क्रोमोसोम द्वारा। किसके द्वारा? जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने का कार्य क्या आता है? क्रोमोसोम। और नई जनरेशन में उनको कंट्रोल या प्रकट करने का कार्य करता है उन क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन द्वारा। लेकिन कौन से क्रोमोसोम बेटा? तब आप सबको पता है कौन सी कोशिकाओं के? जन्म कोशिकाओं के। अब वे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ऐसे कैरेक्टर को अपन ने कह दिया जेनेटिक कैरेक्टर। और जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का कार्य क्रोमोसोम द्वारा, जबकि कंट्रोल करने का कार्य उन क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन द्वारा होता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक कैरेक्टर के ट्रांसफर होने की प्रोसेस या प्रक्रिया या विधि को अपन कहते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि वसायन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर के ट्रांसफर होने की प्रोसेस को अपन कहते हैं इनहेरिटेंस या वंशानुगति। अब किसी जीव की इनहेरिटेंस वह उस जीव में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं से संबंधित अध्ययन को अपन कहते हैं जेनेटिक्स। तो किसी जीव या किसी जीव की वंशानुगति वह
या जीवों में पाए जाने वाली वंशानुगति व जीवों में उत्पन्न होने वाली विविधताओं से संबंधित जो अपन अध्ययन करते हैं उस अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। अब जेनेटिक्स से संबंधित जो सबसे पहले अध्ययन है वो अध्ययन क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल नामक साइंटिस्ट, जिसके कारण एक फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अब आपके सिलेबस में 10th क्लास में जो आपने पढ़ा था ग्रेगर जॉन मेंडल का जियोमेट्री से जो थोड़ा आपको नोट्स दिखाएंगे तब उसमें आ जाएगा। बात जेनेटिक्स पढ़ी कैसे जाती है तो आप सबको पता है ना, जेनेटिक वेक्टर कौन से हो गए? तो वे वेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उन्हें अपन कह रहे हैं जेनेटिक। इन जेनेटिक वेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का कार्य कहता है क्रोमोसोम द्वारा। कौन से क्रोमोसोम द्वारा? तो जनन कोशिकाओं के क्रोमोसोम द्वारा। इन जेनेटिक वेक्टर को अगली जनरेशन में प्रकट करने का या अभिव्यक्त करने का कार्य कहता है किसके द्वारा? इन जनन कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन द्वारा। अब जनन कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमोसोम है वो किस अवस्था में होते हैं? 2n अवस्था में। कौन सी अवस्था में बेटा? 2n अवस्था में। 2n अवस्था में इसका द्विगुणित अवस्था में। और द्विगुणित अवस्था किसे कहा था अपन ने? तब अपन ने कहा किसी कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्र यदि किसका बेटा जोड़ेगा या पेड़ का निर्माण करते हैं, यदि किसी कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स जोड़े या पेड़ का निर्माण करते हैं तो ऐसे क्रोमोसोम को अपन समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम युक्त कोशिका को दर्शाने के लिए अपन यूज करते हैं किसका? 2n या द्विगुणित अवस्था। अब जेनेटिक के इनहेरिटेंस को पढ़ने से पहले आप सबको पता है कि जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपके पास 3 शर्त बताई थी अपन ने। कौन कौन सी? तो पहली शर्त बना 2 टाइप सेक्स ऑर्गन, दूसरा मियोसिस और तीसरा फर्टिलाइजेशन। तो यहां जेनेटिक्स में भी अपन को वापस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है। पहले 2 प्रकार के सेक्स ऑर्गन बनेंगे जिन्हें अपन क्या कहेंगे बेटा? मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन की जनन कोशिकाओं में क्रोमोसोम किस अवस्था में है? 2n अवस्था। इन 2n अवस्थाओं में क्या होगा बेटा? 2n अवस्था की कोशिकाओं जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन। यहां भी क्या होगा बेटा? अर्धसूत्री विभाजन। यहां क्या बनेगा? मेल गैमेट किस अवस्था में आ गया? n अवस्था में। यहां भी अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या बनेगा बेटा? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट किस अवस्था में आ गया? n अवस्था में। मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट में वापस कौन सी अवस्था आ गई बेटा? 2n अवस्था। और 2n अवस्था से आगे जो जाइगोट है उससे किसका निर्माण होगा? एम्ब्रियो का निर्माण होगा। अब अपन ने कहा कि जेनेटिक्स से संबंधित जो अध्ययन है सबसे पहले
ग्रेगर जॉन मेंडल नामक साइंटिस्ट ने। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कहां हुआ था, उसने कहां स्टडी की थी, उसके पश्चात पादरी के रूप में चर्च के अंदर कार्य किया था और उसी दौरान उन्हें उद्यान में रहकर वंशानुगति से संबंधित कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष क्या है पहले वो आपको आना चाहिए, तभी अपन इस लेसन को पढ़ पाए। तो मेंडल का निष्कर्ष क्या है वो बात अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट नोट करना है जो पूरी जेनेटिक्स का सार है। अकॉर्डिंग टू ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुसार each character controlled by one gene pair. Each character controlled by one gene pair. मेंडल ने जीन के साथ जुड़ा शब्द काम लिया था फैक्टर, यानी कि जिसको कहते हैं कारक, जबकि कारक को आगे जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया था? जीन। क्या कहता है मेंडल? मेंडल कहता है कि प्रत्येक फैक्टर का कंट्रोल एक जीन पे या एक कारक युग्म द्वारा इसका मतलब यह हो गया कि प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण एक जीन युग्म द्वारा होता है। अब जीन क्या था? तो गुणसूत्रीय डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस का वह विशिष्ट क्रम जो जीवों में प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? जीन करते हैं। अब मेंडल क्या कहता है कि प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण एक जीन युग्म द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा? एक जीन युग्म द्वारा हो रहा है। वो जीन युग्म कहां पाता है? तो कहां बेटा? समझाते। इसका मतलब ये कोई बड़ा क्या हो गया? कोई क्रोमोसोम हो गया और ये इसकी क्या हो गई? कॉपी। तब इस जोड़े को अपन कौन सा क्रोमोसोम कहेंगे? समजात क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से हो गए? तो वे गुणसूत्र जिनकी आकार आकृति, जिन पर पाए जाने वाले जीनों की संख्या, जीनों के बीच की दूरी क्या होगा? समान हो। ऐसे क्रोमोसोम को अपन क्या कहते हैं? समजात। अब मेंडल क्या कहता है कि प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण एक जीन युग्म द्वारा हो रहा है और वो जीन युग्म कहां पर आता है? समजात गुणसूत्र। इसका मतलब समझो पहले, रटा मारने वाली बात की बात है। तो ये क्रोमोसोम था और ये इसकी कॉपी है। इस पर ये AGC TGC नाइट्रोजन बेस का विशिष्ट क्रम है जो किसी प्रोटीन की क्या करता है? संश्लेषण। तो यहां ये आ गया AGC TGC, ये इस क्रोमोसोम का जीन हो गया बेटा
और ये इस क्रोमोसोम का क्या हो गया, जीन। ये दोनों जीन मिलकर एक कैरेक्टर का क्या करते होगा, नियंत्रण करते हैं। मेंडल क्या कहता है कि प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण एक जीन युग्म द्वारा हो रहा है। वो जीन युग्म समजात गुणसूत्र पर एक ही लोकस या स्थल पर उपस्थित होता है। अर्थात समजात गुणसूत्र में एक जीन, एक क्रोमोसोम, मूल क्रोमोसोम होता है और दूसरा उसकी क्या होता है बेटा, को। अपन कह रहे हैं कि एक लक्षण का नियंत्रण एक जीन युग्म द्वारा हो रहा है और यह जीन युग्म समजात क्रोमोसोम पर एक ही स्तर पर उपस्थित होता है और समजात गुणसूत्र वो हो गए जो एक दूसरे की कॉपी होती है। अब ये मान लो कि वो नर में नियंत्रण किसी लक्षण का नियंत्रण करने वाला जीन युग्म हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा, किसके अंदर, मादा में AGCTGC, AGCTGC, ये मादा में उसी लक्षण को नियंत्रण करने वाला क्या हो गया बेटा। अपन कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव में प्रत्येक लक्षण एक जीन युग्म द्वारा नियंत्रण होता है अकॉर्डिंग टू मेंडल। अब ये नर में किसी कैरेक्टर को नियंत्रण करने वाला जीन युग्म हो गया, मान लो कि ये नियंत्रण कर रहा है लंबाई को, तो ये मादा में किसको नियंत्रण करने वाला बेटा, लंबाई को नियंत्रण करने वाला जीन युग्म। अब ये दोनों में नर के अंदर भी 2n अवस्था और मादा के अंदर भी कौन सी अवस्था मिल गई बेटा, 2n अवस्था। अब नर के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन, मादा के अंदर बेटा अर्धसूत्रीय विभाजन, नर के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन होने से समजात गुणसूत्र क्या होंगे, अलग अलग कोशिकाओं में पहुंच गए। ये पहुंच गया AGTCTGC और ये AGCTGC, ये मादा में AGCTGC, AGCTGC। अब ये नर के अंदर 2 एग्वित कोशिका, ये मादा के अंदर 2 क्या बनेगा, एग्वित कोशिका। अब ये कोशिका आगे जाकर निषेचन में भाग लेती है, तो इसका मतलब नर और मादा के अंदर क्या बनेगा, युग्मक। एक नर का युग्मक और एक मादा के युग्मक आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए, क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट में वापस कौन सी अवस्था आ गई, 2n अवस्था। जाइगोट्स में समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बन गई, न्यू ऑफस्प्रिंग। न्यू ऑफस्प्रिंग में उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीव को किस अवस्था में आ गएगा, 2n अवस्था में, अर्थात किसमें आ गए, तो बात आपको कई किसकी आ रही है, मेंडल ने क्या पढ़ा था, कहां पढ़ा था, क्या किया था, वो तो जीवन परिचय आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और अपन एक दिन रिपीट कर देंगे सर। बात मेंडल जेनेटिक्स कैसे पढ़ेंगे वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंडल क्या कहता है, ईच कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय वन जीन, या मॉड्यूल जेनेटिक्स क्या कहती है, ईच कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय वन जीन। और ये जीन फिर कहां पाया जाता है, नर और मादा दोनों में।
समजात क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाया जाता है। अब नर या मादा दोनों में एक्सोटी विभाजन के द्वारा जब जन्म कोशिकाओं में युग्मक बनेगी तो जोड़े के क्रोमोसोम्स अलग अलग युग्मक में पहुंचेंगे। अलग अलग युग्मक में पहुंचने के कारण उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन भी जोड़े के रूप में न पहुंचकर युग्मकों में एन अवस्था में पहुंचते हैं। फिर नर और मादा दोनों का क्या युग्मकों क्या होगा बेटा? संलयन होगा और संलयन के फलस्वरूप वापिस जायगोट बनेगा जिसमें कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले दोनों जीन वापिस किस में आ जाते हैं? जोड़े। अब जेनेटिक्स पढ़ने से पहले जेनेटिक्स से संबंधित कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उन टर्म्स का आपको क्या होना चाहिए बेटा? नॉलेज होना चाहिए। तो वो जेनेटिक्स से संबंधित टर्म्स कौन से हैं? तो सबसे पहला शब्द आ रहा है जीन। जीन किसे कहता है? अपन ने गुणसूत्रीय डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस का वह विशिष्ट क्रम जो प्रोटीन सिंथेसिस करके किसी जीव के कैरेक्टर या लक्षणों का नियंत्रण करता है उसे क्या कहते हैं? जीन। दूसरा शब्द आता है युग्म विकल्पी या शब्द आएगा ए। युग्म विकल्पी या एलील का क्या है? तो मेंडल कहता है कि प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण करने वाला जीव किसके रूप में पाया जाता है? युग्म के रूप में पाया जाता है। उस युग्म के कितने स्वरूप होते हैं बेटा? या जोड़े के कारण उस जीन के दो स्वरूप बन सकते हैं, या अपन यूं कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण एक जीन युग्म द्वारा होता है। एक जीन युग्म के द्वारा नियंत्रण होने के कारण उस लक्षण के कितने स्वरूप बन जाते हैं? दो स्वरूप बन जाते हैं। अब एलील या युग्म विकल्पी का क्या है? एक लक्षण को नियंत्रण करने वाले जीन के दोनों स्वरूप आपस में क्या कराते हैं? युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। किसी लक्षण को नियंत्रण करने वाले दोनों जीन आपस में क्या कराते हैं? या जीन के दोनों समूह आपस में क्या कराते हैं? एलील या युग्म विकल्पी कहलाते हैं। तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों स्वरूप या दोनों जीन आपस में क्या कराते हैं? एलील या युग्म विकल्पी कहलाते हैं। तीसरा शब्द आता है विप्यासी स्वरूप। अब मेंडल के अनुसार प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण एक जीन युग्म द्वारा होता है। एक जीन युग्म के द्वारा एक लक्षण का नियंत्रण होने के कारण एक लक्षण के कितने स्वरूप बन जाते हैं? दो स्वरूप बन जाते हैं। और ये दोनों स्वरूप एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। विपरीत होने के कारण ऐसे स्वरूप को क्या कहते हैं? विप्यासी स्वरूप कहते हैं। जैसे सबसे पहले आप पाना क्या चाहिए बेटा? तो आपकी पहचान होनी चाहिए लक्षण व विप्यासी स्वरूप पे क्या रहना चाहिए? अंतराल। तो विप्यासी स्वरूप किसे कहते हैं? जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं लंबाई। लंबाई यहां क्या है? एक कैरेक्टर है और उसके मेंडल के अनुसार दो स्वरूप होते हैं, एक लंबापन और दूसरा बेटा गोल। तो यहां लंबापन और गोलापन लंबाई का क्या है? दो स्वरूप है। तो ये तो हो गया क्या? विप्यासी स्वरूप। लंबाई क्या हो गई? लक्षण। दूसरा अपन एग्जांपल लेते हैं
बीज की आकृति, ये एक लक्षण हो गया बेटा। अब बीज कैसा हो सकता है मटर के संदर्भ में, गोल या झुर्रीदार। तो यहां गोल या झुर्रीदार मटर की लंबाई की क्या है, सॉरी बीज की आकृति की क्या है, विप्लासी स्वरूप है। या फिर त्वचा काली हो सकती है या भूरी हो सकती है, तो त्वचा का रंग क्या है लक्षण, और काला रंग या भूरा रंग विप्लासी स्वरूप। अपने बाल स्ट्रेट हो सकते हैं या घुंघराले हो सकते हैं, तो बालों का आकार लक्षण है, स्ट्रेट बाल का होना या घुंघराले बाल का होना विप्लासी स्वरूप। तो पहला पॉइंट आ रहा है जीन, जीन का अर्थ हो गया किसी गुणसूत्रीय डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस का वह क्रम जो प्रोटीन सिंथेसिस करके आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है उसे जीन कहते हैं। युग्म विकल्पी का क्या होगा, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों स्वरूप क्या कहलाते हैं युग्म विकल्पी। विप्लासी स्वरूप किसे कहते हैं, तो एक लक्षण का नियंत्रण एक जीन युग्म द्वारा होता है, जिसके कारण एक ही लक्षण के दो स्वरूप बन जाते हैं। ये सारी मंडली की बात करें अपन, ऐसे एक ही लक्षण के दो विपरीत स्वरूपों को आपस में क्या कहते हैं विप्लासी स्वरूप। चौथा शब्द आता है समयुग्मजी। पांचवा इसका शब्द आता है विषमयुग्मजी। समयुग्मजी का अर्थ क्या है, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, एक लक्षण को नियंत्रण करने वाले जीन के दोनों स्वरूप जब समान हो तो ऐसे युग्म विकल्पी या एलिन को क्या कहते हैं समयुग्मज। एक लक्षण को नियंत्रण करने वाले जीन के दोनों स्वरूप आपस में क्या हो समान हो तो इसे क्या कहते हैं बेटा समयुग्मज। जैसे ये कोई क्रोमोसोम है बेटा और ये कोई दूसरा समझा क्रोमोसोम है। अब इस पर पाया जाता है AGCT, ये एक जीन है, और दूसरे क्रोमोसोम पर भी AGCT, दोनों क्या कराएंगे बेटा आपस में एक लक्षण को नियंत्रण करने वाले दोनों जीन क्या है समान, क्या हो जाएगा समयुग्मज। मान लो यहां क्या आ गया C आ गया। अब ये समयुग्मजी होंगे या विषमयुग्मजी। अब मान लो कि ये किसी एंजाइम का संश्लेषण करता है ये जीन, और ये इसका रूपांतरित जीन है और ये भी उसी एंजाइम का निर्माण करता है, तब भी आप इसकी क्या कराएंगे समयुग्मजी। क्या करेंगे समयुग्मजी। समयुग्मजी शब्द का अर्थ क्या है, एक लक्षण को नियंत्रण करने वाले युग्म विकल्पी के या जीन के जोड़े के दोनों जीन आपस में समान हो। आपस में समान का मतलब दोनों का कार्य क्या हो, नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस हो सकता है लेकिन कार्य दोनों का क्या हो समान हो, तो आपस में क्या कराएंगे समयुग्मजी कराएंगे। क्या करेंगे समयुग्मजी। समयुग्मजी का अर्थ होगा एक लक्षण को नियंत्रण करने वाले जीन के दोनों स्वरूप समान हो। समान होने का मतलब दोनों जीन का कार्य क्या हो समान हो, तो क्या कहते हैं समयुग्मजी। दूसरा शब्द आता है क्या विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी का क्या है, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन के कार्य क्या हो समान न होकर असमान हो, या नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस भी क्या हो असमान हो, तो ऐसे जीन को अपन क्या कहते हैं बेटा, या जीन युग्म को ऐसे कहेगा एलिन को क्या कहते हैं विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे यहां अपने पास आया था जीन AGC नाइट्रोजन बेस का क्रम है, और ये मान लो किसी ग्रोथ हार्मोन का संश्लेषण करता है। अब ये परिवर्तित जीन है AGCC और ये भी ग्रोथ हार्मोन का संश्लेषण करता है, तब तो ये दोनों आपस में ये मूल जीन होगा, ये उसका उत्परिवर्तित जीन होगा, लेकिन कार्य दोनों क्या है समान, तब इसका मिश्रण ये क्या कराएगा समयुग्मज। अब मान लो ये परिवर्तित स्वरूप ग्रोथ हार्मोन का निर्माण करने में क्या हो जाएगा असक्षम, या इसके कारण ग्रोथ हार्मोन उसमें उत्परिवर्तन होने के कारण ग्रोथ हार्मोन का निर्माण नहीं होता है, तब ये आपस में क्या कराएंगे समयुग्मजी के स्थान पर बेटा विषमयुग्मजी।
अगला शब्द आता है जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी का क्या है? जब समयुग्मजी जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उस पीढ़ी को क्या कहते हैं? जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी का क्या हो गया? समयुग्मजी जनकों के बीच जो क्रॉस कराया जाता है तो उन जनकों को क्या कहते हैं? जनकीय पीढ़ी। फिर आता है अगला शब्द F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी का क्या हो गया? जब समयुग्मजी विप्यासी स्वरूप वाले जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, जब समयुग्मजी विप्यासी स्वरूप वाले जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी सदैव किस अवस्था में उत्पन्न होगी? विषमयुग्मजी अवस्था में। कौन सी अवस्था में? विषमयुग्मजी अवस्था में। अगला आता है पॉइंट बेटा F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी का क्या होगा बेटा? जब F1 पीढ़ी का किसके साथ? F1 पीढ़ी के साथ ही क्रॉस कराते हैं तो जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? F2 पीढ़ी कहते हैं। फिर अगला शब्द आता है प्रभावी और अगला शब्द आता है इसके साथ अप्रभावी। तो प्रभावी और अप्रभावी का अर्थ क्या है? विप्यासी स्वरूप वाले जनकों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो कौन सी पीढ़ी में बेटा? F1 पीढ़ी में। विप्यासी स्वरूप वाले जनकों के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की विषमयुग्मजी अवस्था में जीन के दोनों स्वरूप में से एक स्वरूप अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रकट करता है और दूसरा स्वरूप F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट नहीं करता है। जो स्वरूप F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट करता है उसे अपन कहते हैं प्रभावी स्वरूप और जो अपने आप को प्रकट नहीं करता है उसे क्या कहते हैं बेटा? अप्रभावी स्वरूप। थोड़ा सा इस प्रकार के जो शब्द है इनको टेक्निकल टर्म्स को आप सिर्फ कल के लिए इन शब्दों की डेफिनेशन को याद कर लेना। कल मैं लगभग 50 मिनट की लंबी क्लास दूंगा और जेनेटिक्स का मूल आपको बताऊंगा। थैंक्स।